कनेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं सोना कॉमस्टार के मैनेजमेंट से और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और ग्रुप सीईओ विवेक विक्रम सिंह। साथ ही कंपनी के शेयर पर क्या व्यू होना चाहिए, इसके लिए हम बात करेंगे मार्केट एक्सपर्ट से भी। इससे पहले कि हम मिस्टर सिंह को शामिल करें चर्चा में, जान लेते हैं कंपनी के बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है हमारे देश की। 1995 में शुरुआत हुई और भारत में 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। इसके अलावा विदेशों में भी इनके प्लांट्स हैं, यूएस में, मैक्सिको में और चीन में। काफ़ी बड़ी कंपनी, और अब कंपनी का एक बड़ा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर होने वाला है आने वाले समय में, हम देख रहे हैं, क्योंकि वहीं से जो है ग्रोथ ऑटो इंडस्ट्री की दिखाई दे रही है। विवेक विक्रम सिंह जो हैं वो करीब 15 साल का अनुभव रखते हैं बाजार में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में उनका अनुभव 6 साल से ज़्यादा का है। विवेक जी, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। जैसा कि हमारे कंपनी के इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे, एक बड़ा सेगमेंट जो है वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का बनने वाला है। आपकी कंपनी काफ़ी बड़ा प्लेयर है उसमें, और हम देख रहे हैं कि जो आपने रिजल्ट्स भी पोस्ट किए थे उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 143% के आसपास पहुंच गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की। आपसे समझना चाहेंगे कि ग्राउंड पर किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं, किस तरह की डिमांड इस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बनती दिख रही है। धन्यवाद सौमित्रा, हम लोग के यहाँ पे निमंत्रण करने के लिए। हाँ, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आपने सही कहा कि ग्रोथ काफी तेजी से आई है, क्योंकि अंडरलाइंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आई थिंक पिछले 3-4 साल से 1 से 2% के बीच में ही था सारे व्हीकल्स का शेयर बैटरी इलेक्ट्रिक का। अब वो बढ़ के 7-8% बन गया। तो पैसेंजर व्हीकल में ग्लोबली काफी तेजी आई है। आई थिंक कोविड के पीरियड में काफी चीजें बदली हैं, और हम लोग जो कहते हैं टिपिंग पॉइंट इलेक्ट्रिफिकेशन का, आई थिंक वो आ गया पिछले साल। अब अगले 15 साल में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट हो जाएगा आईसी व्हीकल। सो ये बहुत बड़ा चेंज है इंडस्ट्री के लिए, ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स के लिए। हम लोगों का 5-6 साल से हम लोग इसके पीछे थे, तो काफी पहले हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सप्लाई, तो इसलिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। बट ओवर टाइम ये पूरी इंडस्ट्री ही इलेक्ट्रीफाई होने वाली है, तो ये सेगमेंट नहीं रहेगा, ये ही इंडस्ट्री बन जाएगी। तो फिर किस तरह की डिमांड्स हम एक्सपेक्ट करें? जैसा आप बता रहे हैं कि ये सेगमेंट नहीं, पूरी तरह से एक इंडस्ट्री बन जाएगी। जो ओवरऑल डिमांड जब हम देखते हैं, चूंकि आप आईसीई और इलेक्ट्रिक दोनों तरफ कारोबार करते हैं, तो किस तरह से ब्रेकअप होने वाला है आने वाले समय में? और क्या आपको लगता है कि जो आईसीई सेगमेंट का डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड जो है वो बढ़ता जाएगा? जी, देखिए, क्या गति होगी इसके ऊपर भविष्यवाणी करना तो काफी मुश्किल काम है। बट जैसे हम लोग मानते हैं, सिर्फ हमारी कंपनी का व्यू वैसे, बट 2035 में समझिए कि 5 से 10% रह जाएगा इसे। 2030 तक 50% ऑफ द इंडस्ट्री, नई कारें जो बन रही है, 50% इलेक्ट्रिक हो जाना चाहिए। कौन से सेगमेंट तेजी से पकड़ेंगे वर्ल्ड वाइड? वुड बी लाइट ड्यूटी व्हीकल्स, मतलब पैसेंजर एज वेल एज लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। और इंडिया में तेजी आपको दिखेगी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर स्पेस में, बिकॉज रिकवरी भी ज्यादा अच्छी है, प्लस पॉलिसी सपोर्ट भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें। तो काफी कुछ होगा, बहुत एक्साइटिंग स्पेस होने वाला है आप लोगों के लिए भी, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, सबके लिए। ये आई थिंक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एक्चुअली मोबिलिटी इंडस्ट्री, हम लोग, हर आदमी को उसकी जरूरत है। कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हैं, कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास पहुंचती है, तो वो कमर्शियल व्हीकल लेके आते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो किसी न किसी तरह से रूप में आप मोबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइफ में बहुत अंतर आएगा आई थिंक इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। जब शुरू हुई थी तब ये इतना बड़ा चेंज हुआ था, और अब तो ये इट बी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, और देखिए कौन कितना कर पाता है। इनोवेशन में जितनी तेजी रहेगी उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उतना बढ़ता जाएगा। जितनी भी कंपनियों से हम लोग बात करते हैं,
कई कंपनियां हैं जो इस तरह के नए इनोवेशन लेकर आ रही हैं, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं। एक कंसर्न रहता है विवेक जी इस तरह के जो बिजनेस में, वो रहता है कमोडिटी प्राइसेस का। हमने देखा जिस तरह के स्टील के दाम बढ़े पिछले समय में, मेटल्स के दाम बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर आपकी कंपनी पर भी उसका असर पड़ता होगा। ये जो मार्जिन में हमने कमी आते हुए देखी है, 33% से 26% हो गया है, क्या ये इसकी एक बड़ी वजह है? और किस तरह आप प्रिपेयर कर रहे हैं बढ़ती कमोडिटी प्राइसेस से डील करने के लिए? जी, नहीं आपने बहुत सही कहा। कमोडिटी प्रेशर देखिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन, ऑल्दो सेंट्रल बैंक्स को अभी नहीं लग रहा है ग्लोबली, बट इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन मैंने अपने करियर में देखा नहीं है हर चीज़ पे। और ये सिर्फ कमोडिटी पे नहीं है, आप हर चीज़ देख लीजिए, कोई भी कॉस्ट आइटम उठा लीजिए, फ्रेट हो, वेज रेट हो, हर चीज़ पे इन्फ्लेशन है। हमारा 18.8% था इस क्वार्टर में। पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें 18.8, वो 15.1 हो गया। तो इसमें दो चीजें समझनी चाहिए कि एक है रियल इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, एक है नॉमिनल इफेक्ट, खाली परसेंटेज का। क्योंकि मान लीजिए आपका 100 रुपए की सेल थी, अगर रॉ मटेरियल प्राइस 10 रुपए से बढ़ गई और आपने वो रिकवर कर ली कस्टमर से, तो आपका मार्जिन, मगर अब परसेंटेज 100 नहीं 110 पे डिवाइड होगा। तो कुछ तो नॉमिनल इफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से परसेंटेज गिर जाता है, एब्सोल्यूट चाहे उतना ही रहे। मगर रियल भी इफेक्ट आता है, हर चीज पास थ्रू नहीं हो पाती। तो दोनों का प्रेशर है। मैनेजमेंट, हर कंपनी के मैनेजमेंट का इस समय सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मार्जिन अच्छे हैं, तो रिलेटिवली कम असर पड़ रहा है। बट जहाँ पे वैल्यू एडिशन कम है, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं टू एंड प्रोडक्ट कन्वर्जन में, उन लोगों के लिए ज्यादा असर पड़ेगा। असेंबलर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पे ज्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल। सोना कॉमस्टार की ही बात हम करें अगर आगे, तो इस समय कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसकी सिचुएशन क्या है? हमने देखा आपकी ऑर्डर बुक का एक बड़ा पोर्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, आप काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, हमने बात भी की इस बारे में। लेकिन जो करंट ऑर्डर बुक सिचुएशन है वो क्या है, और जो क्लाइंट्स आपने ऐड किए हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर कर सकें। जी, सो ऑर्डर बुक का टोटल साइज एंड ऑफ Q2 13,600 करोड़ है साइज में। इसमें 58% के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएगी। ये नेचुरल है क्योंकि धीरे धीरे जैसे भी कस्टमर्स लॉन्च कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ही लॉन्च कर रहे हैं। कई लोगों ने तो आईसी प्रोग्राम लॉन्च करने बंद ही कर दिए, तो उनके आईसी आने ही वाले नहीं है, तो फिर ऑर्डर बुक भी नेचुरली उन्हीं से आएगी। कस्टमर्स नेम हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस के लिए। सप्लाई चेन सिक्योरिटी, धीरे धीरे सप्लाई चेन बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज बनने वाला है। आप खुद भी देख रहे होंगे कि सिर्फ पुराने जो ऑटोमेकर्स थे वही नहीं अब व्हीकल बना रहे हैं, बहुत नए लोग भी एंटर कर रहे हैं। तो जब सप्लाई चेन डिफरेंशिएशन का मुद्दा बनने वाला है, तो उस समय कॉन्फिडेंशियलिटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते कस्टमर्स के नाम, बट आई कैन टेल यू दैट विश्व में हर जगह, हर बड़ी ज्योग्राफी में, चीन हो, यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, इंडिया हो, अधिकतर कस्टमर्स के साथ हम एंगेज्ड हैं। और 6 आउट ऑफ टॉप 10 पैसेंजर व्हीकल में, अगर आज के 10 टॉप 10 जो है उसमें से 6 के साथ काम करते हैं। कमर्शियल व्हीकल में अगर टॉप 10 है तो उनमें 3 के साथ, और ऑफ हाईवे सेगमेंट में जो टॉप 10 है उसमें से टॉप 8 के साथ हम लोग काम करते हैं। सो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है। हम लोग के लिए इंडस्ट्री ट्रेंड रादर देन ईच इंडिविजुअल कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जाहिर तौर पर इंडस्ट्री ट्रेंड पर फोकस करना ही आई थिंक सही तरीका भी होगा यहाँ से आगे जाते हुए। एक सवाल जो अभी आपने जवाब दिया वहीं से निकल के आता है सप्लाई चेन को लेकर। जैसा आपने कहा कि कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कितना बड़ा रिस्क मानते हैं आप इसे अपनी कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और किस तरह की प्रिपरेशंस फिर करनी होंगी इससे डील करने के लिए? सौमित्र जी, सप्लाई चेन की इम्पोर्टेंस, उसका महत्व आज से पहले आई थिंक दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में किसी को इतना नहीं होगा। आई थिंक जर्नलिस्ट ने इतना सप्लाई चेन पे सवाल भी आज तक नहीं पूछे होंगे। पहली बार है कि ये ग्लोबलाइजेशन का जो फ्लिप साइड है कि सारी सप्लाई चेन्स ग्लोबल है, हर जगह हर चीज से लिंक्ड है, इसका असर पड़ रहा है।
आज अभी आपने कमोडिटी की बात की, सिर्फ कमोडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कंटेनर शॉर्टेजेस हैं, फ्रेट रेट्स दुगने तिगुने हो गए हैं। अभी सेमीकंडक्टर के बारे में तो जग जाहिर है, अब सब लोग ही बात कर चुके हैं, तो मैं और चीजें नहीं ऐड कर देता हूँ। अभी मैग्नीशियम की प्रॉब्लम आ रही है, एल्यूमिनियम की शॉर्टेज है, पावर शॉर्टेज चाइना में है, उसकी वजह से कई लोगों को दिक्कत आ रही है। हम चाइना से कुछ खरीदे ना खरीदे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी गाड़ी का कोई भी हिस्सा अगर वहां से आ रहा है, और 99% गाड़ी तो नहीं बेच सकते, तो पूरा कंप्लीट करें। हर आदमी से अब लिंक्ड है, तो इश्यूज हैं, और इतनी जल्दी अभी ये सॉल्व होने वाले नहीं। आई थिंक वक्त लगेगा। कोविड ने काफी अच्छा एक तरह से शीशा दिखाया है सबको, आईना दिखाया है कि क्या क्या चीजें हैं जो और हम इम्प्रूव कर सकते थे। जस्ट इन टाइम वाली जो फिलॉसफी थी, वो एक परफेक्ट, एक आदर्श विश्व में काम करती है, बट जिस विश्व में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई हो, जहां पे लोकल इश्यूज इतने ज्यादा आ सकते हैं किसी भी समय, रीथिंक करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने आज तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया है ग्लोबली, सबको रीथिंक करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव वेंडर्स, जो भी आपकी सप्लाई चेन है, लोकेशन +2, इंक्रीजिंग वेयर हाउसिंग, जिसका भी फ्लिप साइड आएगा कि वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट सबकी बढ़ेगी, आपको इन्वेंट्री में ज्यादा रखना पड़ेगा, आपको कस्टमर एंड पे वेयर हाउसिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो इसके रिप्रिकॉशंस कई साल तक चलेंगे। बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया। यहाँ पर पूरी तरह से लिंक्ड हो गई है दुनिया, और अब प्लानिंग के बिना जो है आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसा आप बता रहे हैं, वेयर हाउसिंग पर फोकस करना होगा, न सिर्फ कंपनियों को, कस्टमर्स को भी। ये एक अपने आप में बड़ा एक्सपेंडिचर भी होगा आने वाले समय में। इसीलिए मेरा एक सवाल ये बनता है कि जो अब आने वाले समय के लिए, क्वार्टर्स के लिए, फिर किस तरह के कैपेक्स प्लान्स रखे हैं अभी सोना कॉमस्टार ने? फिर चाहे वो जैसे एक्सपेंसेस आपने बताए उसके लिए हो, या फिर अब जब ईवी बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वहां आपको शायद नया इन्वेस्टमेंट करना हो, तो किस तरह का प्लान है आपका? क्या कोई फंड रेजिंग का प्लान है आने वाले दिनों में? फंड रेजिंग का कोई प्लान नहीं है। ईश्वर की कृपा से काफी फंड्स हैं। आपको पता ही, हम प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो कैश फ्लो जनरेशन का हमेशा से काफी सुदृढ़ रहा है। कैपेक्स प्लान इस साल हमने पहले 600 करोड़ सोचा था होगा, बट 450 करोड़ का खर्चा होगा इस साल, और अगले 2 सालों में मिला के 550 करोड़। 600 करोड़ का 450 करोड़ भी इसीलिए हुआ है कि सप्लाई चेन, हम लोग मशीन्स ऑर्डर करने की जो साइकिल है, जो पहले मान लीजिए 12 महीने में फ्रॉम ऑर्डर टू इंस्टॉलेशन होता था, वो भी बढ़ के 15-16 महीने हो गई। तो हर चीज में समय बढ़ गया है। तो इसीलिए शायद ये है कि कोविड के बाद जो ऑटो सेक्टर में बाउंस बैक होने वाला था, वो उतना सुदृढ़ता से, उतना स्ट्रांगली नहीं हो पाया। ये सब कुछ ये सप्लाई चेन से लिंक्ड है, क्योंकि कैपेक्स साइकिल्स भी मैचअप नहीं कर पाएंगी। कंज्यूमर डिमांड आप सॉल्व कर भी लें, पहली बार होगा शायद करियर में जब मैं कह रहा हूँ कि कस्टमर डिमांड इशू नहीं है उतना बड़ा जितना हर चीज का है। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस सबको करना पड़ेगा। कैपेसिटी एक्सपेंशन की स्पीड भी कम होगी। सो होगा सब कुछ, मगर थोड़ा धैर्य चाहिए सबको। थोड़ा धीरे होगा जितना एक्सपेक्टेड था। इस वक्त करना चाहेंगे विवेक जी, आज ईटी नाउ स्वदेश पर 2 साल, 5 साल, कितना समय आपको लगता है कि इंडस्ट्री वापस अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और प्री कोविड लेवल तक पहुंच जाए? तो समझ जी, सवाल अच्छा है। इंडस्ट्री, ओके, हम लोग 95 मिलियन व्हीकल्स बनते थे 2018-19 में। उसके बाद से आप देख ही रहे हैं कि कुछ न कुछ आता जा रहा है। पहले ऑटो साइकिल में स्लो डाउन आया था, फिर कोविड आ गया, फिर सप्लाई चेन शॉर्टेज आ गई। आई थिंक ये 23-24 तक वापस 95 मिलियन पे नहीं पहुंचेगा। शायद ऑटो सेक्टर 95 मिलियन के ऊपर भी ओवरऑल कभी नहीं जाएगा, बिकॉज पीक मोबिलिटी पे शायद हम आ चुके हैं। ग्रोथ उन कंपनीज की होगी जो मोबिलिटी के अंदर क्या बढ़ रहा है उसके अंदर। अब ग्रोथ
मतलब वो जो नहीं कहते कि आप वेव्स के साथ नहीं उठ सकते, अब आपको खुद ही उठना पड़ेगा। बारिश का इंतजार नहीं कर सकते, खुद कुआं खोदिए, खुद पानी पीजिए। सो जो मार्केट शेयर ग्रोथ करेगा नए कस्टमर्स ऐड करके या कस्टमर से वॉलेट शेयर ऐड करके, वो बढ़ेगा। जो इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड के साथ है वो बढ़ेगा। जो ऑटोनोमस या कनेक्टेड व्हीकल्स वाले ट्रेंड में है वो बढ़ेगा। अगर आपकी जो बिजनेस मॉडल था वो ये था कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं बहुत अच्छे रेट के साथ, 10-15% मार्जिन है, इंडस्ट्री ग्रो करती जाएगी, हम भी ग्रोथ करते जाएंगे, वो मॉडल दुखद है कि मगर अब उतना नहीं चल पाएगा। अब इनोवेशन, राइट ट्रेंड और मार्केट शेयर इंक्रीज, ये ग्रोथ पैटर्न रहने वाले हैं। बिकॉज जो ऑटोमोटिव का स्ट्रक्चर था वो इटसेल्फ चेंज होने वाला है। अब माइक्रो मोबिलिटी खुद देखिए आप लोग की, कितने तरह के नए व्हीकल आ गए हैं, कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, द साइकिल्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स, अ लॉट मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल। क्योंकि आपका एंड पर्पस क्या है, कोई भी व्यक्ति हो या गुड्स, उसको मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी। इसमें कई तरीके हो सकते हैं, हाइपर लूप आ सकता है, मेट्रोज ज्यादा चलेंगी या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तब कम होगा, शेयर्ड व्हीकल्स बढ़ते हैं तब ऑटोमोटिव बढ़ता है। तो काफी कुछ चेंज होने वाला है। जैसे मैंने एकदम शुरू में कहा था आपसे बातचीत में कि शायद इससे ज्यादा एक्साइटिंग समय इंडस्ट्री जब हेनरी फोर्ड जी ने जब शुरू किया था मास स्केल पे तब था और अब है। तो बहुत कुछ बदलेगा। बिल्कुल, और आने वाले समय में वही मार्केट में टिकेगा जो इनोवेशन के साथ रहेगा। और हम देख रहे हैं सोना कॉमस्टार ज़ाहिर तौर पर पिछले कुछ सालों से काफ़ी इनोवेशंस करती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़कर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सोना कॉमस्टार के एमडी और ग्रुप सीईओ विवेक विक्रम सिंह यहाँ बताते हुए किस तरह के कंपनी के प्लान्स हैं और किस तरह इंडस्ट्री मूव कर रही है। आने वाले समय में इनोवेशन एक बड़ा फैक्टर होगा। हमारे साथ इस शेयर पर फंडामेंटल राय देने के लिए शर्मिला जोशी भी जुड़ गई हैं। शर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या व्यू बन रहा है ऑटो एंसिलरी में? सोना कॉमस्टार नाम काफ़ी अच्छा है, आप किस तरह देखती हैं इस कंपनी को? मेरे हिसाब से ना दो एडवांटेजेस है फिलहाल ये कंपनी को। एक तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे और आई थिंक जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डज सीम टू बी एन एक्साइटिंग बिजनेस टू बी इन एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो स्कूटर, टू व्हीलर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। क्योंकि पूरी दुनिया में ये हम ट्रेंड देख रहे हैं कि ज्यादा लोग इस तरह के व्हीकल्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है कि द फ्यूचर लाइज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन ऑल्टरनेट एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह के कोई बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं, तो उनमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेगा। अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अगर आप एक फर्स्ट मूवर है ऑटो एंसिलरी स्पेस में इनके लिए, तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज है। क्योंकि आप इनके इसी कंपनी की अगर हम बात करें तो नॉट जस्ट डोमेस्टिकली वेरी ऑनेस्टली एक we have just started, in the sense in having cars on the road in a bigger number for electric vehicles. We still have to build the infrastructure, etc. लेकिन ग्लोबली काफी उनके क्लाइंट्स हैं और जितना आप इनोवेशन पर ध्यान दोगे तो यू विल बेनिफिट, विच इज व्हाट द कंपनीज फोकस इज। सेकंड थिंग इज आई थिंक कि हर मार्केट, दूसरा एडवांटेज मेरे हिसाब से बहुत ये जो बहुत बड़ा है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि अभी फैंसी जो है ना, यानी इन्वेस्टर्स की, वो ये पूरे प्ले में है इलेक्ट्रिक व्हीकल के। तो अपने यहाँ अभी वो नंबर्स नहीं है इस तरह के वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए। इतने तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी तक बिकती नहीं है। वी सीन अ वेरी प्रॉमिसिंग लॉन्च ऑफ ओलाज टू व्हीलर्स। तो दैट सॉर्ट ऑफ इज, हमें वो ट्रेंड दिखा रहे हैं अभी कि किस तरह से आगे बढ़ सकता है वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। सो आई थिंक दे हैव बोथ द एडवांटेजेस। एक तो दे आर इन एन इंडस्ट्री जिसमें उनको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे, इनोवेशन पर फोकस करेंगे, तो उनके लिए और बेहतर होगा। और उसके साथ साथ मार्केट फैंसी भी अभी इस तरह के प्ले के लिए है। और हम देख रहे हैं कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि अगर कोई कंपनी आज की तारीख में इलेक्ट्रिकल कुछ भी का बात नहीं करता है, तो मार्केट बोलता है कि हाँ, इनके पास दे डोंट हैव फ्यूचर प्लान, दे डोंट हैव एनी एंट्री इनटू इलेक्ट्रिक in this electrical vehicle space. So I think अच्छी कंपनी है, तो try and buy it on dips। और मुझे लगता है कि this is a very exciting business to be in। ओके, तो एक्साइटिंग बिजनेस है जिसमें जो है निवेशक भी फोकस कर सकते हैं। डिप्स पर खरीदारी की सलाह यहाँ पर शर्मिला जोशी की। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।